बहुत समय पहले की बात है। महारानीगंज गांव में माधव नाम का एक सीधा साधा व्यक्ति अपनी पत्नी सावित्री और बच्चों के साथ रहता था। माधव के पिता अपने इलाके के मशहूर रसोइये थे। उनका एक छोटा सा ढाबा था, बाबूजी का तंदूरी तड़का। उनके हाथ के बने तंदूरी चिकन का स्वाद ऐसा था कि लोग मीलों दूर से खिंचे चले आते थे। माधव अपने पिता के साथ हाथ बटाते बटाते इस कला में माहिर हो गया था, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि माधव के पिता बीमार पड़ गए। भारी खर्च और इलाज के बावजूद वे बच न सके। पिता के जाने के बाद सिर पर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा। माधव ने भारी मन से अपने पिता की आखिरी निशानी, वो ढाबा बेचकर सारा कर्ज चुकाया। कुछ समय तो ठीक कटा, लेकिन धीरे धीरे घर में तंगी होने लगी। अपनी विरासत को फिर से खड़ा करने के लिए माधव के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो मजबूरन उसी ढाबे पर नौकरी करने लगा जिसे उसने बेचा था। ढाबे का नया मालिक शेठ धनीराम एक बहुत ही लालची इंसान था। जैसे ही माधव ने वहां काम शुरू किया, पुराने ग्राहक वापस लौटने लगे। लोगों को माधव के हाथों में वही बाबूजी वाला पुराना जादू महसूस हुआ। माधव बेटा, सच कहूं तो आज कलेजे को ठंडक मिल गई। कसम से आज तुम्हारे हाथों में तुम्हारे पिता की वही झलक दिख रही है, वही मसालों का तालमेल, वही पुरानी महक। ऐसा लग रहा है मानो पुराना देसी जायका फिर से जीवित हो उठा हो। तेरे पिता जैसा चिकन तंदूरी इस पूरे इलाके में कोई नहीं बना सकता था, पर आज तुझे देखकर लगता है कि उनका हुनर मरा नहीं है, बल्कि तेरी रगों में दौड़ रहा है। अरे भैया, ये सब तो उस ऊपर वाले की लीला है। उन्होंने जैसा चाहा वैसा रास्ता बन गया। और रही बात इन मसालों की, तो ये सब मेरे बापूजी की विरासत है। मुझे आज भी याद है कि बापूजी किस मात्रा में कौन सा मसाला मिलाते थे, इसीलिए आज आपको वही काका वाला पुराना स्वाद मिल रहा है। ऐसे ही लोग आते, माधव से थोड़ी बात करते, चिकन तंदूरी खाकर अपने घर चले जाते। ढाबे की कमाई 4 गुना बढ़ गई। जब माधव ने देखा कि उसकी मेहनत से ढाबा इतना चल रहा है, तो उसने धनीराम से अपनी पगार बढ़ाने की बात की। मालिक, आपने मुझसे कहा था कि जब कभी दुकान चलेगी तब आप मेरा पैसा बढ़ाएंगे। अभी तो 60 किलो चिकन लग जाता है, तो अब मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए क्या मालिक? अरे माधव, मती मारी गई है क्या तुम्हारी? मैंने कब बोला था कि पगार बढ़ाऊंगा? मैंने तो ये कहा था कि जब चिकन का भाव बढ़ेगा तब देखा जाएगा। अब चिकन का रेट बढ़े या कम हो, तुम्हें तो उतनी ही मेहनत करनी है ना, तो पैसे किस बात के बढ़ाऊं? आपने ही तो बोला था कि अगले महीने तुम्हारी सैलरी 10,000 रुपया कर दूंगा, लेकिन अभी तक मेरी सैलरी सिर्फ 8,000 रुपया है। बोलिए, ऐसे कैसे चलेगा? अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे तो मैं काम नहीं करूंगा, अपने घर चला जाऊंगा। और सुनो, ये जो घर जाने की धमकी दे रहे हो ना, तो शौक से जाओ, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। आज तुम जाओगे, कल दूसरा आएगा। 2 दिन मेरा ढाबा नहीं चलेगा, पर तीसरे दिन फिर भीड़ लग जाएगी। काम करना है तो चुपचाप करो, वरना दरवाजा खुला है। इतना सुनकर माधव घर वापस लौटने लगा। घर लौटते वक्त उसने सोचा, क्यों ना किसी दूसरे ढाबे पर बात कर लूं, और ये सोचकर वो दूसरे ढाबे पर गया। भैया, मैं काका ढाबे वाले का बेटा हूँ। मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या आप मुझे एक काम पर रख सकते हैं? मैंने सुना है कि आप अपने कारीगरों को अच्छा पैसा देते हैं। अगर मुझे 10,000 महीना दे दें तो मैं काम कर लूंगा। बोलिए, क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मेरे पास एक कारीगर पहले से है, उसे मैं हटा नहीं सकता। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं 2 कारीगर रख सकूं। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो आप अपने बाप के ढाबे वाले का नाम लेकर प्रचार करते जा रहे हैं, वो दिन अब गए। अब आपको खुद अपने दम पर एक नया नाम खड़ा करना होगा। मेरी बात समझ गए या और समझाऊं? नहीं भाई साहब, मैं समझ गया। आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। एक दिन मैं खुद अपने दम पर अपना ढाबा खोलूंगा, आपसे वादा करता हूँ। बस वक्त मेरा साथ दे दे, मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। घर लौटने पर जब माधव ने ये बात सावित्री को बताई, तो सावित्री सहानुभूति दिखाने के बजाय उस पर चिल्लाने लगी। अरे, जब इतने पैसों में गुजारा हो रहा था तो तुम पैसे क्यों भरवाना चाहते थे? और ऊपर से अपना काम भी छोड़ दिया। अब घर पर बैठकर कैसे गुजारा होगा? मेरी बात मानो,
मालिक के पास जाओ और माफी मांगकर फिर से काम शुरू करो। नहीं नहीं सावित्री, अब मैं किसी के यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। मैं अब खुद का ढाबा खोलूंगा। चाहे मुझे उधारी लेकर दुकान खोलनी पड़े, मैं जरूर खोलूंगा। और हाँ, अब मैं अपनी एक नई पहचान बनाऊंगा। बड़े बड़े सपने देखने से घर नहीं चलता। वक्त ने साथ दिया तो सब कुछ सही रहेगा। अगर वक्त ने साथ नहीं दिया तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरी बात मानो, ढाबे पर फिर से काम करने चले जाओ। नहीं तो मैं खुद जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का पेट पालना है। सावित्री की इतनी बात सुनकर माधव तुरंत फिर से ढाबे के मालिक से मिलने चला जाता है और वहां जाकर कहता है, मालिक, मुझे माफ कर दो। मैं अपने जोश में अपना होश खो बैठा था। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। बस आप मुझे फिर से अपने काम पर रख लो। चलो कोई बात नहीं, गलती इंसानों से ही होती है। कल सुबह टाइम से आ जाना और अब रात को ही घर जा पाओगे। पहले मुझे काम करवाने की ज़रूरत थी, लेकिन अब तुम्हें काम करने की मजबूरी है। इसलिए अब महीने के 10,000 नहीं, सिर्फ 5,000 रुपये मिलेंगे। पर मालिक, आप तो मुझे 8,000 रुपये देते थे, तो अचानक ऐसे कम क्यों कर दिए? काम करना है तो कल दिख जाना, वरना अपना रास्ता नापो। समझ में आया? ढाबे वाले मालिक की इतनी बात सुनकर माधव कुछ नहीं बोलता और घर वापस आ जाता है। उसे पता था कि ये सब उसकी पत्नी के कहने पर हो रहा है, लेकिन माधव करता भी क्या। इतना सोचकर माधव सो जाता है। सुबह होते ही वो फिर ढाबे पर पहुंच जाता है। वहां मालिक उससे खूब काम करवाता है। चिकन तंदूरी बिक जाने के बाद भी मालिक उसे ढाबे पर ही खड़ा रखता है, बैठने तक को नहीं कहता। पहले माधव को शाम तक छुट्टी मिल जाती थी, लेकिन अब उसे रात को ही छुट्टी मिलती है। वो थक हार कर घर जाता है और जो भी पैसे कमाता है चंपा को दे देता है। सावित्री कभी उसका हाल नहीं पूछती थी। उसे प्यार था तो बस पैसों से। माधव को ये बात बहुत बुरी लगती थी। वो बिना कुछ खाए पिए सो जाया करता था। ऐसे करते करते महीने बीत गए और माधव की तबीयत खराब होने लगी। एक दिन सुबह जब वो ढाबे की तरफ जा ही रहा था, तब तबीयत खराब होने के कारण वो जमीन पर गिर जाता है। अरे भैया माधव, क्या हो गया? अचानक गिर क्यों पड़े? तबीयत ठीक नहीं है तो काम पर क्यों जा रहे हो? चलो घर चलो। नहीं नहीं जगदीश, मुझे काम पर जाना ही होगा। मैं ढाबे पर काम करके घर लौट आता हूँ, पर दिन ऐसे आ गए हैं कि बिना खाना खाए ही सो जाता हूँ। मुझे 3 दिन हो गए खाना नहीं खाए, इसी वजह से चक्कर आ रहे हैं। मेरी हालत बहुत खराब है। घर में इज्जत नहीं, ढाबे पर इज्जत नहीं। इस जमाने में तो सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। नहीं माधव, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां थोड़ा आराम करो, फिर हम बैठकर बात करेंगे। रतन ने उसे सहारा दिया और अपने घर ले जाकर खाना खिलाया। सुनो जगदीश भाई, मेरे पास पैसे तो ज्यादा नहीं है, पर हुनर है। मैं अपने पिता की दुकान पर तंदूरी चिकन बनाया करता था और ढाबे पर भी वही बनाता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा तंदूरी चिकन पूरे गांव को पसंद आएगा। अगर मैं एक ढाबा खोल लूँ तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। रतन ने माधव की हालत देख उसे एक सुझाव दिया। मेरे पास कुछ पैसे हैं, थोड़ा बहुत। हम दोनों मिलकर कोई अपना काम शुरू करते हैं। तुम मुझे अपने काम पर रख लेना, जो भी मुनाफा होगा वो तुम्हारा, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहते हो। मैं भी सोच रहा हूँ कि देसी चिकन तंदूरी के नाम से एक ठेला चलाऊं। जब पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तब अपना ढाबा खोल लूंगा और तुम मेरे साथ काम करना। जो भी मुनाफा होगा उसमें तुम्हारा हिस्सा जरूर रहेगा। बिल्कुल, क्यों नहीं जगन, तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे, मुझे यकीन है। लेकिन शुरुआत हम ढाबे से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। इसलिए मेरी बात मानो, मेरे पास जो थोड़े पैसे हैं वो ले लो और एक ठेला खरीद लो। ठेले पर ही शुरुआत करो। अगर काम चल निकला तब ढाबा खोल लेना। माधव झिझक रहा था, पर रतन ने उसे कुछ पैसे उधार दिए। हाँ, अब बात हुई ना सही। मैं पैसे इसलिए बचा कर रख रही थी कि ढाबे वाले मालिक को तमाचा मारना है। उसे क्या लगता है कि उसका ढाबा सिर्फ उसके नाम से चलता है? कभी नहीं। उसका ढाबा तुम्हारे बनाए हुए तंदूरी चिकन पर चलता है। मैं चाहती हूँ कि हमारी अपनी एक दुकान हो और उसका मालिक तुम हो, और इसके लिए पैसे होना जरूरी थे। इसीलिए मैं पैसे इकट्ठा करके रखती रही। हाँ, अगर हम शुरुआत ढाबे से नहीं कर सकते तो एक ठेले से ही कर सकते हैं। अगली सुबह माधव और रतन बाजार गए। सबसे बेहतरीन मसाले और ताज़ा चिकन लेकर आए। उन्होंने एक छोटा सा साइकिल ठेला तैयार किया और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा, माधव का असली तंदूरी तड़का।
बाजार के मोड़ पर जैसे ही तंदूर की पहली महक उठी, लोग पुराने ढाबे को छोड़ माधव के ठेले की तरफ दौड़ पड़े। अरे माधव भाई, ये खुशबू तो पूरे बाजार में आग लगा रही है। कसम से देखकर ही मुंह में पानी आ गया। अब और सब्र नहीं होता भाई, जल्दी से एक प्लेट लगा दो, आज तो असली दावत होगी। माधव का स्वाद ऐसा था कि शाम होने से पहले ही सारा माल बिक गया। वाह, लाजवाब। यकीन मानिए माधव भाई, ऐसा स्वाद तो बरसों से चखा ही नहीं। इसे खाते ही पुरानी यादें ताजा हो गईं। आज पेट तो भर गया है, लेकिन कसम से इस स्वाद से अभी मन नहीं भरा। एक प्लेट घर के लिए भी पैक कर दो। दोनों के चेहरों पर खुशी झलकती है। शाम को घर लौटकर वे मुनाफा गिनते हैं और बराबर बराबर बांट लेते हैं। अगले दिन फिर वही रूटीन, सुबह तैयारी, ठेला लगाना, खुशबू से ग्राहकों का आना और शाम को मुस्कुराते हुए घर लौटना। ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं और उधर ढाबे वाला मालिक परेशान हो जाता है। क्या हो गया है लोगों को? अचानक मेरे ढाबे पर सन्नाटा क्यों पसर गया? कोई ग्राहक नजर नहीं आ रहा। कहीं गांव में कोई नया ढाबा तो नहीं खुल गया? और वो माधव बिना बताए गायब है। कहीं उस कंगाल ने ही तो कोई खुराफात नहीं की? चलो खुद चलकर देखना पड़ेगा कि माजरा क्या है। इतना कहकर ढाबे का मालिक गांव की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलते ही उसे एक ठेला दिखता है जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा होता है देसी चिकन तंदूरी। वो ठेले के पास पहुंचकर गुस्से में कहता है, वाह माधव, मानना पड़ेगा, गद्दार हो तो तुम्हारे जैसा। बिना बताए मेरे ढाबे से भाग खड़े हुए और यहाँ अपना ठेला सजा लिया। मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करता रहा और तुम यहाँ पीठ पीछे छुरियां चला रहे थे। नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कैसे दुकान खोल सकता था? मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। ये तो मेरे दोस्त जगदीश की मेहरबानी है जिसने मदद की। आज जो कुछ हूँ उसी की वजह से हूँ। देखो माधव, पुरानी बातें भूलो, अब तुम मेरे ढाबे पर वापस आ जाओ। मैं तुम्हें इस ठेले के मुनाफे से भी ज्यादा पैसे दूंगा। बोलो, चलोगे मेरे साथ? नहीं मालिक, अब मैं थोड़ा कमाता हूँ लेकिन सुकून से रहता हूँ। अब किसी की नौकरी नहीं करनी। मुझे माफ कीजिए, आप जा सकते हैं। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। धनीराम अपना सा मुंह लेकर वापस चला गया। अब माधव और रतन की मेहनत रंग ला रही थी। माधव ने न केवल अपना कर्ज उतारा, बल्कि अपनी मेहनत से सावित्री को भी एहसास कराया कि इंसान का स्वाभिमान पैसों से बढ़कर होता है। इधर सारा चिकन तंदूरी खत्म करने के बाद जगन और जगदीश दोनों घर लौटते हैं। मुनाफा बराबर बांटने के बाद रतन अपने घर चला जाता है। क्या इसके बाद माधव और रतन अपने इस चिकन तंदूर ठेले को आगे बढ़ा पाएंगे या उनका ढाबे वाला मालिक उनके पीठ पीछे कुछ कर रहा होगा? पूरा एपिसोड देखने के लिए हमारे अगले एपिसोड तक बने रहें। हम जल्दी एक नए एपिसोड के साथ आएंगे और आपको इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।